हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एजे यादव फ्राम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, अब तक हम आप लोगों को टेंस और एक्सेप्शन ऑफ द टेंस ये पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है यूज ऑफ देयर। है तो बच्चों ये बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन है बहुत काम का, बेहद शानदार टॉपिक है यूज ऑफ देयर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस देयर का प्रयोग होता कहाँ है। एक्चुअली देयर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ किसी वाक्य में कर्ता या तो बीच में हो या अंत में हो, या जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का होना पाया जाता है तो वहाँ देयर का प्रयोग होता है। यानी इसका प्रयोग देखें, इसका प्रयोग है जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति, जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना पाया जाता है, ना होना पाया जाता है, वहाँ देयर का प्रयोग होता है। कहने तात्पर्य जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का या तो होना पाया जाता है या ना होना पाया जाता है तो हम वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं। अब आपको ऐसे वाक्यों की बनावट देख लीजिए, कैसे ऐसे वाक्य लिखे रहते हैं किस प्रकार से। आज जैसे मेरे कक्षा में 40 छात्र हैं। मेरे कक्षा में 40 छात्र हैं। बच्चों, इस वाक्य में मेरे कक्षा में 40 छात्रों का होना पाया जा रहा है, यानी इसमें हम देयर का प्रयोग करेंगे क्योंकि इस वाक्य में 40 विद्यार्थियों का, 40 छात्रों का मौजूद होना पाया जा रहा है। ऐसी अवस्था में इसमें हम देयर का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान देना है, जब भी हम देयर का प्रयोग करते हैं तो देयर को कर्ता के रूप में माना जाता है। ध्यान दीजिए, देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, देयर को कर्ता के रूप में माना जाता है, लेकिन इसमें एक क्रिया का भी प्रयोग होता है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें जो क्रिया लगती है वो मूलतः है इज, आर, वाज या वर। ये मुख्यतः ये 4 क्रियाएं इस वाक्य में प्रयोग होती हैं। अब आपको ये जानना है कि ये जो 4 क्रियाएं जो प्रयोग होती हैं, फ्यूचर में भी लगता है, विल बी और शैल भी लगा सकते हैं आप, लेकिन इज, आर, वाज और वेर जो क्रियाएं प्रयोग होती हैं वे जिनका होना पाया जा रहा है उनके अनुसार प्रयोग होती हैं। देयर के साथ बिल्कुल नहीं। देयर के हिसाब से इज, आर, वाज, वेर का प्रयोग कदापि नहीं होता है। जिनका होना पाया जाता है या जिनका नहीं होना पाया जाता है उनके हिसाब से हम इज और आर को प्रेजेंट में लगाते हैं एज ए वर्ब, और वाज और वर को पास्ट में लगाते हैं एज ए वर्ब। आप इसी वाक्य का बनावट देख लीजिए। इसकी शुरुआत हम करेंगे देयर से। देयर चूंकि ये वाक्य प्रेजेंट का है और 40 विद्यार्थियों का होना पाया गया तो दे आर प्लूरल, सो वी यूज आर। देयर आर, अब जिनका होना पाया जा रहा है उनकी अंग्रेजी 40 स्टूडेंट्स। देयर आर 40 स्टूडेंट्स। अब जो बच्चा है, बच्चा क्या, मेरे कक्षा में, तो हो जाएगा इन माई क्लास। बहुत ही सुंदर वाक्य बना। मेरे कक्षा में 40 छात्र हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अगला देख लीजिए, एक गांव में
एक अंधा था। एक गांव में एक अंधा था। इस वाक्य में एक अंधा का ना होना पाया गया। किसी गांव में एक अंधे का होना पाया गया है, लेकिन भूतकाल में। तो आप इसका अनुवाद करेंगे देयर, और चूंकि एक अंधा पाया गया है, इसके हिसाब से हम था की अंग्रेजी वाज लगाएंगे। देयर वाज ए ब्लाइंड, BLIND, देयर वाज ए ब्लाइंड इन ए विलेज। देयर वाज ए ब्लाइंड इन ए विलेज। कुछ और वाक्य देते हैं। दूध में पानी नहीं है। दूध में पानी नहीं है। बच्चों, किताबों में तमाम प्रकार के भाषाओं में समझाए गए होते हैं, तमाम प्रकार के शैलियों में वहाँ समझाए जाते हैं। यदि आपको वहाँ से समझ में नहीं आता है तो यह वीडियो ध्यान से देखिए, और मेरा पूरा दावा है कि आप 100% देर का प्रयोग समझ जाएंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूध में पानी नहीं है, हमें इस वाक्य का अनुवाद करना है। तो ध्यान से देखें तो इसमें पानी का ना होना पाया गया है। किसमें? दूध में। अर्थात हम शुरू करेंगे वही चीज़, देयर, और चूंकि पानी तो हमेशा सिंगुलर ही माना जाएगा, इट इज़ मटेरियल नाउन, तो हमेशा इसको सिंगुलर में यूज करेंगे। तो ऐसी अवस्था में इज लगा दीजिए। देयर इज नॉट, अब जिसका हो ना पाया गया, वाटर, देयर इज नॉट वाटर इन मिल्क, इन मिल्क, देयर इज नॉट वाटर इन मिल्क। बच्चों, यहाँ मिल्क के साथ आप दा भी लगा सकते हैं, दा तब लगा सकते हैं जब किसी विशेष दूध की बात होती है, कुछ लिमिटेड दूध की बात होती है, तो वहाँ आप दा लगा सकते हैं। देयर इज नॉट वाटर इन मिल्क। अगला देखें, क्या एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं? बच्चों, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य आपके सामने आ गया। क्या एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं? यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है, और प्रश्नवाचक वाक्यों में जब क्या पहले आ जाता है तो हमें क्या करना है? इसी चारों में से हमें कोई एक, जिसका होना या ना होना पाया जा रहा है, उसके अनुसार पहले लगा देना होता है। इसमें 7 दिनों का होना पाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? आर पहले कर देंगे। अगर ये पास्ट होता तो हम वेयर पहले करते, तो आर लिख करके हमें देयर का प्रयोग करना होगा। चूँकि इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन आर देयर को कभी फॉलो नहीं करता है, आर हमेशा इसको फॉलो करेगा। तो आर देयर 7 डेज इन ए वीक, प्रश्न चिन्ह, आर देयर 7 डेज इन ए वीक। अब तो समझ में आ गया होगा कि जब कभी प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए और क्या पहले हो, तो हमें इज, आर, वाज या वेयर का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले कर देना है, तो वाक्य आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। क्या कलम में स्याही नहीं है? क्या कलम में स्याही नहीं है? अब यहाँ देखिए, स्याही का ना होना पाया गया है। किसमें? कलम में। और क्या पहले है? तो स्याही के अनुसार इज का प्रयोग होना चाहिए, अर्थात इज देयर नॉट, स्याही का अंग्रेजी जानते हैं इंक होता है, इज देयर नॉट इंक इन द पेन, इज देयर नॉट इंक इन द पेन। क्या कलम में स्याही नहीं है? इसका अनुवाद हो गया इज देयर नॉट इंक इन द पेन। आइए अब अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है, जब कितना और कितने आ जाता है इस वाक्य में, तो वहाँ आपके लिए थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हम इस टॉपिक पर हम विस्तृत आज इतना चर्चा कर दें कि कितना या कितनी जब कभी आ जाए तो आपको समस्या ना रहे। तो आइए देखते हैं।
जैसे पूछा जाए तुम्हारे शहर में कितने स्कूल हैं। तुम्हारे शहर में कितने स्कूल हैं, इसमें कितना की अंग्रेजी ध्यान से देखिए, कितना की दो अंग्रेजी होती है, कितना, कितनी, कितने, यहाँ भी कितना कितनी, कितना प्लस काउंटेबल नाउन COUNTABLE काउंटेबल नाउन, और कितना प्लस अनकाउंटेबल नाउन। कितना प्लस काउंटेबल नाउन और कितना प्लस अनकाउंटेबल नाउन। तो ध्यान दीजिए, जब कितना प्लस काउंटेबल नाउन होगा तो हम उसके लिए लगाएंगे हाउ मेनी प्लस नाउन्स, हाउ मेनी प्लस नाउन्स। अगर कितना प्लस अनकाउंटेबल होगा तो आप लिखेंगे हाउ मच प्लस नाउन। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हमको लिखना हो कितनी किताबें, अगर हमको लिखना कितनी किताबें, तो यहाँ देखिए कितनी के साथ जो नाउन जुड़ा हुआ किताबें, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो कितनी किताबें की अंग्रेजी हो जाएगा हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स। उसी तरह देख लीजिए, कहा जाए कितना दूध, कितना दूध का लिखना, देखिए दूध को आप काउंट नहीं कर सकते तो आपको लिखना पड़ेगा हाउ मच मिल्क। मुझे लगता है आपको इस चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर कितनी या कितना के साथ काउंटेबल नाउन है जिनको गिना जा सके तो हाउ मेनी लगाएंगे। और ये भी ध्यान दीजिए कि हाउ मेनी के साथ हमेशा कोई प्लूरल नाउन ही आएगा, कभी सिंगुलर नाउन नहीं आ सकता है। और जब प्लूरल नाउन आएगा तो हाउ मेनी वाले वाक्य में हमेशा या तो आर लगेगा या वर लगेगा। इनके अलावा इज और वाज नहीं लग सकता है। सेम कंडीशन यहाँ देख लीजिए, जब कितना के साथ कोई अनकाउंटेबल नाउन आएगा जिसको हम गिन नहीं सकते तो ये हमेशा सिंगुलर होगा, और ऐसे वाक्यों में हमेशा या तो वाज आएगा या इज आएगा। यानी हाउ मच वाले वाक्य में हमेशा वाज या इज आएगा, और हाउ मेनी वाले वाक्यों में हमेशा आर या वर आएगा। चलिए इस पर देखते हैं, तुम्हारे शहर में कितने स्कूल हैं, कितने स्कूल, इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाएगा। स्कूल को तो गिन सकते हैं, ऐसी अवस्था में आपको लिखना पड़ेगा हाउ मेनी स्कूल्स। और चूँकि स्कूल्स प्लूरल है तो इसी के अनुसार आपको आर भी लगाना पड़ेगा, और तब लिखेंगे देयर। देयर का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर, किसमें, इन योर सिटी, इन योर सिटी पर समझने लग गया। हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर इन योर सिटी। अगला देखें, हमारे देश में कितने प्रदेश हैं। हमारे देश में कितने प्रदेश हैं, कितने प्रदेश, तो प्रदेश को तो गिन सकते हो, तो फिर वही लगाओ हाउ मेनी, और प्रदेश का हो जाएगा स्टेट्स। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन, हमारे देश का हो जाएगा आवर कंट्री। प्रश्न चिन्ह, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन आवर कंट्री। अब एक हाउ मच वाला वाक्य देख लेते हैं। यदि लिखा है जग में कितना पानी है। अब इसमें देख लीजिए, जग में कितना पानी है, कितना के साथ पानी नामक संज्ञा जुड़ी हुई है जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, और जब जिसको गिन नहीं सकते उसको बहुवचन नहीं मान सकते। और इसी अवस्था में आपको हाउ मेनी नहीं लगाना है, हाउ मच लगाना है। तो आपका वाक्य शुरू होगा ऐसे, हाउ मच
वाटर, हाउ मच वाटर। अब चूँकि हमने बताया था कि हाउ मच वाले वाक्य में हमेशा या तो इज लगेगा या वाज लगेगा, ये प्रेजेंट है तो लगाएंगे इज। हाउ मच वाटर इज देयर इन द जग। बच्चों इसमें गलतियां क्या होती हैं, बच्चे लिखते हैं हाउ मच वाटर इन द जग और सेंटेंस हो जाता है गलत, देयर का प्रयोग बच्चे मिस कर जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। यहाँ कितना पानी का होना या ना होना पाया जा रहा है तो हाउ मच आपको लगाना होगा, क्योंकि पानी को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हाउ मच वाटर इज देयर इन द जग। एक और देखते हैं, तुम्हारी जेब में कितना धन है। बच्चों आप थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज होंगे, कितना धन। आप कहेंगे धन तो काउंट किया जा सकता है, बट ग्रामर में धन को अनकाउंटेबल नाउन के श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी अवस्था में आपको हाउ मेनी नहीं लगाना। अगर कितना रुपया होता, ध्यान दीजिए, अगर कितना रुपया होता तो हम बेशक हाउ मेनी लगाते, लेकिन अगर कितना धन लिखा हुआ है तो आप हाउ मेनी नहीं लगाएंगे, हाउ मच लगाएंगे। अर्थात आपका वाक्य हो जाएगा हाउ मच और धन का हो जाएगा मनी। हाउ मच मनी इज देयर, हाउ मच मनी इज देयर इन योर पॉकेट। तो समझिए। तो बच्चों हमें लगता है आप लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे। एक छोटी सी जानकारी और बता दें कि अगर इस प्रकार के वाक्यों में कोई फुल वर्ब दिखाई दे तो हम आर, वेयर, वाज और इज का प्रयोग ना करके उस क्रिया का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एक सुंदर सा एग्जाम्पल देखें, एक गांव में एक वृद्ध रहता था। कैसे लिखा जाएगा? एक गांव में एक वृद्ध रहता था। एक गांव में एक वृद्ध यानी कि बुढ़ा व्यक्ति रहता था। तो यहाँ देखिए रहता था, एक वर्ब आ गया है। ऐसी अवस्था में हम देर के बाद लिव्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात इसका जो अनुवाद बनेगा वो हो जाएगा देयर लिव्ड, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन या एन ओल्ड भी लिख सकते हैं। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन ए, गांव का हो जाएगा विलेज। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन ए विलेज। तो बच्चों हमें लगता है आप लोग ये टॉपिक समझ गए। वो छोटा सा टॉपिक था, देयर का प्रयोग हमने बखूबी पढ़ाने का प्रयास किया है और आप लोगों ने समझने का प्रयास भी किया होगा। आज हम कई दिनों के बाद वीडियो डाल रहे हैं, बड़ी व्यस्तता इस समय हो गई है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के और तमाम जिम्मेदारियां आ गई हैं। तो ऐसी अवस्था में मैं वीडियो बनाने में असमर्थ था। तो आज इस वीडियो को आप लोग मेंटेन करें और अगले वीडियो को हम जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोग नोट बनाते रहें और एज ए कंपटीशन आप इसको ना पढ़ें, क्योंकि एज ए कंपटीशन पढ़ेंगे तो तमाम बारीकी इसमें बताई जाती हैं, आप उलझ जाएंगे। एक सीधी सी कॉमन जानकारी के लिए आप इसको अध्ययन करें और फिर अगला प्रयोग हम कोई अच्छा सा प्रयोग आपके सामने लाएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।